बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। इसके कितने हिस्से हैं? इसके दो हिस्से हैं। एक आपका हो जाएगा जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, यानी इसको हम कहेंगे जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना। तो जंतु में हम अध्ययन करते हैं मानव प्लस अन्य जीव, ठीक है। वनस्पतियों में झाड़ियां एवं सभी प्रकार के वृक्ष, सभी प्रकार के वृक्ष, ठीक है। अब दोनों को बायो के अंदर रखा गया है, बायोलॉजी के अंदर रखा गया है, यानी इसमें कहीं ना कहीं किसका कनेक्शन है? लाइफ का कनेक्शन। हो सकता है कि वो लाइफ का कनेक्शन इसमें डायरेक्टली हो और इसमें इनडायरेक्टली हो। भाई देखिए, पेड़ पौधों में आजीवन वृद्धि होती है, पेड़ पौधों में आजीवन वृद्धि होती है, निरंतर वृद्धि होती रहती है, पर मनुष्य एक समय के बाद उसकी वृद्धि होना बंद हो जाती है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने भोजन की व्यवस्था करता है या पोषण ग्रहण करता है, उसी प्रकार हमारी वनस्पतियां भी पोषण ग्रहण करती हैं, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे लाइफ प्रोसेस का सीधा संबंध होता है, ठीक है, जिसमें पोषण के भी दो माध्यम बताए गए हैं। पहला माध्यम आपका होता है स्वपोषी, ठीक है, और दूसरा माध्यम है, ठीक है, परपोषी, बिल्कुल सही। दूसरा हो जाएगा परपोषी, ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि जो जीव या वनस्पति अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा अपने पोषण को ग्रहण करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रोफिक यानी स्वपोषी। और जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, किस पर? दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या? परपोषी जीव कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसके आगे बात कर लेते हैं कि क्या मनुष्य परपोषी है या मनुष्य स्वपोषी है। मनुष्य के बारे में अगर बात की जाए, ठीक है, तो मनुष्य ह्यूमन को परपोषी में रखा गया है, प्लांट्स प्लस ट्रीज को रखा गया है किसमें? स्वपोषी में रखा गया है, ठीक है ना। अब देखिए, ये इनका एक निर्धारित समय भी होता है। जैसे हम लोग तो कभी भी खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं जब हमें भूख लगती है, जब हमें लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी की कमी हो रही है, तो हम भोजन पे ध्यान देते हैं। पर प्लांट्स के साथ में ऐसा नहीं, उनका प्रॉपर वे में मॉर्निंग से, ठीक है, 10 से 11 बजे तक सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और उसके माध्यम से वो अपनी एनर्जी दिन भर, ठीक है, लेते रहते हैं। इसमें इन्हें ज़रूरत होती है किसकी? सन रेज की। इसमें इन्हें ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, प्लस इनको ज़रूरत होती है, यानी अगर पौधे अपना भोजन बना रहे हैं तो इसका मतलब है वो वायुमंडल से प्रदूषण को भी अपनी तरफ अवशोषित कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है ना। जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग फ्यूल जलाते हैं, ईंधन जलाते हैं, तो देखा जाए उससे CO2 की मात्रा में जो है वो क्या होती है? बढ़ोतरी। हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं। हमें परपोषी क्यों कहा गया है? क्योंकि हम निर्भर होते हैं किस पर? प्लांट्स पर। सब्जी के रूप में जो हम खा रहे हैं उस पर हम निर्भर हैं, इसलिए हमें कहा गया है क्या? परपोषी, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम बायोलॉजी के जनक के रूप में बात करें, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, तो ये अरस्तु। कौन है? अरस्तु है,
ठीक है। अरस्तु को इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा ज्ञान था, तो अरस्तु जो है उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं बेसिकली, तो सबसे पहले देखिए, अगर हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले नाम आता है किसका? ह्यूमन, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका सबसे पुराना नाम या इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस, ठीक है ना। होमो सेपियंस जो होता है, ठीक है, होमो सेपियंस जो है ये अफ्रीका में पाया गया। कहाँ पाया गया? ठीक है। और अफ्रीका की जो बायो डाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जैव विविधता। अब इसकी परिभाषा क्या है? ठीक है, एक सामान्य क्षेत्रफल में ठीक है कई प्रजातियों के पेड़, कई प्रजातियों के पेड़ एवं जीव, कई प्रजातियों के पेड़ एवं जीव, यानी एक जगह पर कई प्रजाति के पेड़ एवं ठीक है जीव। तो जहां पर विभिन्नताएं ज्यादा हों, ठीक है, इनका मतलब हम वेरिएशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वेरिएशन। ओके, इसको पूरा रफ कर दो। अब देखिए, जो जीवधारी हैं उनके पास, या जो वनस्पतियां हैं उनके पास एक क्वालिटी और है जिसके द्वारा वो अपनी जनरेशन को, जनरेशन का मतलब क्या होगा? जनरेशन का मतलब हो जाएगा अपने वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। यानी इनके अंदर ये क्षमता है, अगर ये क्षमता ना हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो प्रजाति धरती से पूर्णतया क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यानी जो जनरेशन है इसको चलाने के लिए, चाहे कोई जीवधारी हो या वनस्पति हो, अपने समान अगली संतान को या अगली पीढ़ी में जाने वाले अंश को, ठीक है, जो है वो जनरेशन के रूप में निरंतर आगे की ओर चलता रहता है, ठीक है। अब किसी भी व्यक्ति को अगर पोषण चाहिए तो पोषण को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है ना। पोषण के अंतर्गत क्या होगा? पोषण के अंतर्गत हमें जरूरत होगी विटामिन्स की, हमें जरूरत होगी मिनरल्स की, विटामिन्स की, मिनरल्स की, एंड हमें जरूरत होगी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है। बहुत सारी चीजों की हमें एक साथ जरूरत होती है। किसके लिए? पोषण के लिए, ठीक है। जैसे कि आपका परफेक्ट फूड किसको कहा गया है? तो परफेक्ट फूड कहा गया है मिल्क को। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको कोई एक चीज प्रोवाइड कर सकती हैं। जैसे कि किसी में विटामिन ए की बहुत अधिक मात्रा है, किसी में विटामिन सी की बहुत अधिक मात्रा है, पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि परफेक्ट फूड कौन सा है, यानी जिसके अंदर सभी तरीके से
या थोड़ा थोड़ा करके सारी चीजें मौजूद हों, जिससे कि हमारे शरीर पे, ठीक है, एक अच्छा प्रभाव पड़े। ठीक है, तो मिल्क है, और भी ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, जूलॉजी में, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो रिलेट करता है किससे बेटा? ह्यूमन से। किससे रिलेट करेगा? ह्यूमन से, यानी ये रिलेट करेगा किससे? मानव से। किससे रिलेट करेगा? मानव से। ठीक है, तो मानव जो है वो ऐसी प्रजाति है जो किसी भी जानवर पर, किसी भी पेड़ पौधे पर, ठीक है, अपना संपूर्ण अधिकार कर सकती है या उसको कंट्रोल कर सकती है। इसलिए ह्यूमन को सबसे अलग रखा गया है, जिसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता भी होती है। एक चीज़ों की चर्चा कम है, ठीक है, लेकिन साथ साथ में ये जो पहाड़ हैं ये भी जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी है, क्योंकि पहाड़ अत्यधिक ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से जब मानसून, जो बादल होते हैं, जब मानसून से भर जाते हैं या मानसून के समय उठने वाले बादल किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? पहाड़ की तरफ, ठंडे होने की वजह से। ठीक है, और पहाड़ में भी निरंतर जो है वो क्या होती रहती है? वृद्धि होती रहती है। तो एक क्वालिटी ये भी है कि वो है पत्थर, लेकिन उसमें निरंतर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि ये भी एक जीवन के कड़ी में हम इसको जगह दे सकते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, अगर हम इसको रखेंगे तो देखिए फिर हमें इसमें रखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब कंडीशन ये होती है क्योंकि ये सारी चीजें प्रकृति से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्राकृतिक चीजों से रिलेटेड है। झाड़ियां हो गई, सभी प्रकार के वृक्ष हो गए, और पहाड़, वृक्ष, नदी, जल, इनका बड़ा आपस में संबंध भी होता है। कोई भी नदी है तो आदमी कहेगा, लोग कहते हैं वो कहाँ से निकल रही है? पहाड़ से। तो ज्यादातर जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ से निकलती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक बुक है रेड डाटा बुक। कौन सी है? रेड डाटा बुक। ठीक है, आता है एक क्वेश्चन आपको वन लाइनर में ऑप्शनल में पूछेगा कि बताइए जो रेड डाटा बुक है उसका क्या कार्य है। ठीक है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि जो रेड डाटा बुक होती है वो एक ऐसी किताब है जो कैसी प्रजातियों को सुरक्षा देती है? कैसी प्रजातियों को? विलुप्त होने वाली प्रजातियों को। यानी जब रेड डाटा बुक में कोई भी चीज, ठीक है, शामिल की जाती है तो इसका मतलब है वो प्रजाति विलुप्त होने वाली है, जिसको किसमें जगह दी गई है? रेड डाटा बुक में जगह दी गई है। रेड डाटा बुक में जगह दी गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कोई भी वनस्पति, कोई भी जीव अगर विलुप्त हो रहा है तो उसकी जगह कहां पर होगी? रेड डाटा बुक में होगी। ठीक है, या रेड डाटा बुक में अगर किसी का नाम एंटर है तो इसका मतलब है कि उस प्रजाति पर गंभीर समस्या है, वो प्रजाति कुछ दिन में समाप्त हो सकती है। जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हाथी है, गैंडा है, शेर है, बाघ है, चीता है, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जिनको किसमें जगह दी गई है? रेड डाटा बुक में। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, क्लाइमेट मतलब जलवायु। ठीक है, आपने शुष्क जलवायु पढ़ा होगा, कई प्रकार के आपने जलवायु पढ़े हो। ठीक है ना, तो जलवायु क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जहां पर रह रहा है वहां के एटमॉस्फेयर को वो उससे उसको कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कोई भी वनस्पति अगर एक जगह पर है और उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है तो ऐसी वनस्पति जो होगी हम कहेंगे कि उसको वहाँ की जलवायु जो है वो सूट कर रही है या वो उस जलवायु में अच्छे से ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ का जैसा क्लाइमेट होगा वहाँ के जीव की वैसी ही संरचना होगी, वैसे ही जीवों का रंग रूप होगा, वैसे ही जीवों की शारीरिक जो ढांचा है उसी प्रकार होगा। जैसे कि
हम देखते हैं इंग्लैंड के लोग अधिक गोरे हैं क्योंकि उधर ठंडक ज़्यादा है। कश्मीर के लोग बहुत गोरे हैं, ठीक है, ठंडक ज़्यादा है। तो जहाँ पर बहुत अधिक ठंडी है तो वहाँ पर लोग अत्यधिक गोरे हो सकते हैं। पर जहाँ पर जैसे नीदरलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो जो ऐसे कंट्री हैं जो कर्क मकर रेखा के आसपास है, जहाँ पर अत्यधिक गर्मी हो रही है, तो वहाँ के लोग अत्यधिक सांवले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हिमालयन भालू। कैसा भालू? हिमालयन भालू। अब इसको अधिक ठंडक पसंद है। इसे क्या पसंद है? अत्यधिक ठंडक पसंद है। अगर इसे अत्यधिक ठंडक पसंद है तो इसका मतलब ये है कि इसे जो है अगर माइनस टेम्परेचर भी चला जाएगा तो इसके लिए अच्छा है। लेकिन अगर टेम्परेचर 30 से ऊपर है, 20 से ऊपर है, ठीक है, तो ये परेशान हो जाएगा। यानी इसको शुष्क जलवायु नहीं, इसको ठंडी जलवायु से मतलब होगा, ठीक है ना। तो कोई भी वनस्पति अगर गायब हो रही है तो कई बार ऐसा होता है कि अपना जो एटमॉस्फेयर है, अपना जो क्लाइमेट है, वो अपने आप को अगर बदल रहा है तो वहाँ की वनस्पतियाँ भी विलुप्त हो सकती, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ हमारा बायोलॉजी का जो है वो स्ट्रक्चर है। इस पे हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे इसकी अगली वाली क्लास में।